Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss about the female reproductive cycle. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं. इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, इट इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. अब अगर हम इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पे खाली स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाना दैट इज एनफ और उसके बाद द मेल्स आर रेडी टू डिलीवर देयर गमीट्स. ऑलराइट, लेकिन फीमेल्स के अंदर इस तरह से नहीं चल रहा, बल्कि यहाँ पे हमें एक मंथली बेसिस पे पीरियोडिक साइकिल्स रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं जिनको हम कहेंगे कि दीज आर द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स. ऑलराइट, इन रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को हार्मोनली कंट्रोल किया जाता है जिसके पीछे आपको पता है द मास्टरमाइंड्स आर द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसको वन बाय वन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक फ्लो के साथ लेके चलेंगे ताकि आपको याद करने में भी आसानी रह सके और आपको आसानी से समझ भी आ जाए. So the first thing that we are going to discuss is in females the egg production is a cyclic activity. एक तो ये कि cyclic activity है, इसी वजह से हम इसको reproductive cycle कह रहे हैं. हर महीने रिपीट होने वाली periodic activity है. फिर दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे यहाँ पे वो ये है कि आगाज तो प्यूबर्टी के साथ यानी कि बालिग हो जाने के साथ हो रहा है, लेकिन फीमेल्स के अंदर इख्तिताम भी 45 से 50 साल तक होता हुआ नजर आता है. यानी फ्रॉम 45 to 50 ईयर्स तक जाके पता चलता है कि ओव्यूलेशन खत्म हो गई है, कंप्लीटली सीज डाउन कर दी गई है. बट इन अदर साइड जब हम मेल्स में देखते हैं तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. प्यूबर्टी से आगाज होने वाली स्पर्मेटोजेनेसिस और उसके बाद रिलीज होने वाला या इजैक्यूलेशन वाला अमल जो है इट कंटिन्यूज टिल डेथ ऑफ दैट पर्सन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस हवाले से इट इज एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस. फिर उसके बाद जो अगर हम डिफाइन करना चाहें इसको तो वी कैन डिफाइन इट. In human females, a periodic reproductive cycle is completed approximately in 28 days, involves changes in structure and function of whole reproductive system. It is called menstrual cycle. अब कौन कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम बार बार इसको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है द स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वो तो एक ऐसा अमल है जो चलता ही चला जा रहा है, लेकिन ओवोजेनेसिस या एग प्रोडक्शन का जो अमल है ये बुनियादी तौर पे कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है, लेकिन आपको याद होगा कि ओनली वन फंक्शनल ओवम इज प्रोड्यूस्ड इन वन रिप्रोडक्टिव साइकिल. तो उस एक फंक्शनल ओवम को पैदा करने से लेके उसको ओव्यूलेट करवाना यानी फॉलिकल से रिलीज करवाना, ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. और वो किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है इसको हम दो बड़े हिस्सों में डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट वन इज नोन एज ओवेरियन साइकिल एंड द सेकंड वन इज नोन एज यूटेराइन साइकिल. क्योंकि अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए ओवरीज मौजूद हैं, ओविडक्ट्स मौजूद हैं, यूटेरस है, सर्विक्स है एंड देन द जेनिटल्स दे आर वजाइना. तो इस पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करवाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन सिस्टम. उसी के थ्रू डेवलपमेंट को कंट्रोल भी किया जाता है, उसी के थ्रू डीजेनरेशन के अमल को भी मुकम्मल किया जाता है. तो इन तमाम चेंजेस को हम दो बड़े हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज ओवेरियन साइकिल, यानी कि वो तमाम तब्दीलियां जो ओवरीज के अंदर हो रही हैं, जो गोनेड्स के अंदर हो रही हैं, उनको हम समराइज करेंगे कुछ पॉइंट्स के अंदर. तो इसको हम कहेंगे ओवेरियन साइकिल. क्या क्या हो रहा है ओवरीज के अंदर स्टूडेंट्स, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू टू मेजर फेजेस. पहली चीज जिसको हम कहेंगे फॉलिक्यूलर फेज. उसके नाम से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहां पे फॉलिकल्स प्रोड्यूस होने की बात हो रही है. ये चीज भी याद रखिएगा कि जो एग या ओवम पैदा हो रहा है जो कि फीमेल गमीट है, वो अकेला एग ही पैदा नहीं होता बल्कि उसके बाहर सेल्स की लेयर मौजूद होती है और वो जो एक एनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर बनेगा उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे दिस इज नोन एज फॉलिकल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो फॉलिकल का बनना यानी कि पहले दिन से लेके और 14वें दिन तक, अगर 28 दिन का रिप्रोडक्टिव साइकिल है तो द फर्स्ट हाफ ऑफ द ओवेरियन साइकिल इज द फॉलिक्यूलर फेज. इसमें क्या क्या हो रहा है? इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स अप टू ओव्यूलेशन, यानी कि प्राइमरी ओवोसाइट्स वगैरह को मैच्योर करवाना, उनके इर्द गिर्द सेलुलर लेयर्स को डेवलप करवाना. फिर उसके अंदर मुख्तलिफ डेवलपमेंटल फेजेस चल रही होती हैं, उन पे भी चेक पॉइंट्स रखे जाते हैं कि ये फेज मुकम्मल हो गई है, उसके बाद अगली फेज में एंटर हुआ जाएगा. फिर एक लेयर पहले मौजूद होती है, फिर उसके बाद दो लेयर्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद एक कैविटी डेवलप की जाती है. इन तमाम चेंजेस से होते हुए अल्टीमेटली जब इस पूरे कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हम कहते हैं दिस इज फॉलिकल. और फिर इसमें से जैसे ही एग निकल जाएगा तो उस अमल को हम कहेंगे दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन.
ओव्यूलेशन का आगाज जो है वो असल में फॉलिकुलर फेज का इख्तिताम होता है और ल्यूटियल फेज का आगाज होता है। ल्यूटियल फेज में क्या क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसको भी देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ल्यूटियल बुनियादी तौर पे ल्यूटिनाइज हो जाना यानी येलोइंग ऑफ सम स्ट्रक्चर, किसी ऐसी साख की बात की जाएगी यहां पे कि जिसका अपना कलर पीला है। ऑलराइट, तो ये बात याद रखिएगा कि इस फेज की पहचान है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, वो फॉलिकल जिसमें से ओवम को रिलीज कर दिया गया तो ओव्यूलेशन का अमल हो जाएगा। ओव्यूलेशन के अमल के बाद जो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो एक बाहर एक्सटर्नल कवरिंग मौजूद थी, इट विल टर्न इनटू अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो कंप्राइजेस ऑफ 15 to 28 डेज, begins with ovulation। जैसे ही ओव्यूलेशन का आगाज हुआ था तो फॉलिकुलर स्टेज खत्म और फिर उसके बाद ल्यूटियल फेज का आगाज। कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा जिसका अहम तरीन काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करवाता है और प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीट होने के बाद यूट्रस के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां नजर आती हैं हमें, और फिर उसके साथ ही साथ जैसे ही ये डीजेनरेट होता है तो एक व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स बनने का मतलब ये होता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज या डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा और फिर यहां से मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज का आगाज हो जाता है। तो ये हमारे पास ओवेरियन साइकिल की दो बड़ी फेजेस, जिसमें से पहली फॉलिकुलर फेज और दूसरी ल्यूटियल फेज। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम साथ ही यूट्रस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर एक तरफ ओवरीज में ये तब्दीलियों का सीक्वेंस चल रहा था तो साथ ही साथ यूट्रस के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस नजर आ रही होती हैं। वो कौन कौन सी चेंजेस हैं, इनको भी हम तीन बड़ी फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज, जहां से रिप्रोडक्टिव साइकिल का आगाज किया जा रहा है। डे 1 से लेके डे 5 तक इट इज नोन एज द ब्लीडिंग फेज और द मेंस्ट्रुअल फेज, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से ब्लड और डेब्री वगैरह डिस्चार्ज किए जा रहे होते हैं, इसको हम कहेंगे दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज। यहां पे जो चेंजेस ऑब्जर्व की जाती हैं विद इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो क्या क्या है। द फर्स्ट वन इज प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स आर लो, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के डिक्लाइन होने का मतलब ही ये है कि यूटेराइन वॉल डीजेनरेट होना शुरू होगी। फिर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेटेड, इट मींस नाउ इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड टू कॉर्पस एल्बिकन्स। फिर उसके साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग होती हुई नजर आती है, दैट इज द सिम्टम ऑफ दिस मेंस्ट्रुएशन फेज। ऑलराइट, फिर उसके बाद दूसरी फेज जो यूटेराइन साइकिल में हम शामिल कर रहे हैं, इट इज प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज से क्या मुराद है कि जब मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग मुकम्मल हो चुकेगी तो साथ ही ओवरीज में जो फॉलिकल की डेवलपमेंट है वो भी शुरू हो गई है। तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट इट इज सिंक्रोनाइज्ड विद अगेन द डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ द यूटेरस। तो क्या किया जाएगा फ्रॉम डे 6 to 14, ग्रोथ एंड थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम क्या है, इट इज द मिडल वॉल ऑफ द यूटेरस, यानी यूटेराइन वॉल का दरमियान वाला हिस्सा जो है उसको हम कहेंगे दिस इज एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम चूंकि थिकेस्ट लेयर बन जाती है ड्यू टू वेस्कुलराइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्मूथ मस्कुलर लेयर्स, तो बुनियादी तौर पे ये हम यूं कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन अगर हो रही है तो ओव्यूलेशन के फौरन बाद वो तमाम तब्दीलियां जो यूट्रस को कर लेनी चाहिए वो हमें इस फेज में यानी प्रोलिफरेटिव फेज में नजर आती हैं कि अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके बाद जो इम्प्लांटेशन वगैरह होने से पहले जितनी भी तैयारियां हैं वो यहां पे मुकम्मल कर लेनी चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द लास्ट फेज ऑफ द यूटेराइन साइकिल, इट इज नोन एज सिक्रीटरी फेज। डे 15 से लेके डे 28 तक यानी कि थर्ड हिस्सा है, इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द एंडोमेट्रियम। यहां पे स्पेशलाइज्ड स्पाइरल ब्लड वेसल्स डेवलप होते हुए नजर आते हैं, थिकनिंग होती हुई नजर आती है, और फिर उसके साथ ही साथ जो एम्ब्रियो ने आके इम्प्लांट होना है यूटेराइन वॉल के अंदर उस फेज को यहां पे मुकम्मल किया जाएगा। तो हम कहेंगे कि कंसेप्शन के लिए तैयारियां इस थर्ड फेज में मुकम्मल की जा रही हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया कि ओवरीज के अंदर क्या चल रहा है और साथ ही साथ यूट्रस के अंदर क्या चल रहा है। अगर इनको हम सिंक्रोनाइज्ड वे में एक फ्लो के साथ लेके चलें तो वी कैन डिफरेंशिएट देम इनटू 5 मेजर फेजेस। वो कौन कौन सी तब्दीलियां हैं इनको भी हम फेज 1, 2, 3, 4, 5 के लिहाज से समझ लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, फेज 1 यानी कि सबसे पहला काम जहां से आगाज हो रहा है, और अब इसमें हम यूटेराइन एज वेल एज द ओवेरियन साइकिल इन दोनों को कंबाइन करके देख रहे हैं कि आगाज हो किस तरह से रहा है। इससे आगाज करने से पहले स्टूडेंट्स ये बात समझ लें कि बुनियादी तौर पे एवरी रिप्रोडक्टिव साइकिल और द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ट्रिगर्ड बाय द हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं जिनको हम न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कहते हैं। वो सबसे पहले एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो GnRH हार्मोन का नाम है, ये फौरी तौर पे ट्रेवल करके जाता है पिट्यूटरी के पास और फिर वहां से आगाज होता है फेज 1 का। पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाती है और आगाज कर देती है FSH की प्रोडक्शन का, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद आप जो पॉइंट्स याद रखेंगे स्टूडेंट्स वो क्या क्या हैं? पिट्यूटरी रिलीजेस FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस किया जाएगा जो ट्रेवल करके आ रहा है ऑल अलोंग द बॉडी और फिर पहुंचेगा ओवरीज तक और वहां पे ओवरी के जर्म सेल्स को जाके स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉलिकल्स। FSH स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, और प्राइमरी फॉलिकल्स के लिहाज से आपको याद होना चाहिए एक ही फंक्शनल फॉलिकल यानी कि प्राइमरी ओसाइट को तरजीह दी जाएगी, बाकी सबको रोक दिया जाएगा, एट रेस्ट रख दिया जाएगा या उनको डीजेनरेट कर दिया जाएगा। तो ये जो डीजेनरेटिव मैकेनिज्म नजर आता है हमें, इट इज नोन एज फॉलिकल एटरीजिया। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। देन यूटेराइन साइकिल एज वेल एज द ओवेरियन साइकिल, इट एंटर्स फेज 2। फेज 2 में क्या नजर आता है हमें? ओवरी प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH, यानी कि FSH क्या कर रहा है यहां पे? एक एडिशनल स्टिमुलेटिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि ओवरी के सेल्स एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर दें। ऑलराइट, एस्ट्रोजन इज यूजुअली रिलीज्ड और सिक्रेटेड एज एस्ट्राडायोल। इसका मतलब यह है कि ये क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन कहलाएगा। अब जैसे ये हार्मोन पैदा होता है तो दो चेंजेस हमें नजर आती हैं स्टूडेंट्स। एक तो फौरी तौर पे FSH के लिहाज से ये इनहिबिटरी इफेक्ट देना शुरू हो जाता है, यानी कि पिट्यूटरी को मना कर देता है कि नो मोर FSH इज नीडेड हियर, यानी कि FSH की पैदावार को कम करवा देगा। फिर उसके साथ जो दूसरा काम यहां पे कर रहा है वो, अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होती है तो उस केस में बहुत ही कारआमद हो सकता है, एंड इट इज द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, जिसे हम वेस्कुलराइजेशन या इसको बाजुकात हम एंजियोजेनेसिस का नाम भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स फेज 3 में जब एंटर होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो उस सूरत में एक नया हार्मोन आपके सामने आ रहा है। इट इज नोन एज LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ आप रिलेट कर सकते हैं ल्यूटियल फेज को, यानी कि यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह का जिक्र जरूर होगा। LH is secreted by pituitary due to decrease of FSH। FSH को इनहिबिट करवाया किसने? एस्ट्रोजन ने। और फिर उसके नतीजे में फौरी तौर पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पैदा किया गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पैदा होते ही ल्यूटिनाइजेशन ऑफ द फॉलिकल स्टार्ट्स, यानी कि फॉलिकल क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte राइट नाउ। अब ये जो एग के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये येलोइश ह्यू या येलोइश अपीयरेंस देना शुरू करेगी, तो हम कहेंगे इट हैज बीन ल्यूटिनाइज्ड। इट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसका मतलब क्या होता है कि अब फॉलिकल जो है वो अपनी मैच्योरिटी तक पहुंच चुका है, एंड नाउ इट इज रेडी टू रिलीज द ओवम, एंड एज सून एज द ओवम इज रिलीज फ्रॉम द फॉलिकल, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ये कहां पे मुकम्मल किया जा रहा है? इन फेज 3 ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल। देन स्टूडेंट्स फेज 4, ओव्यूलेशन मुकम्मल हो जाने के बाद इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, द फॉलिकल सेल्स ट्रांसफॉर्म टू कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसा शेल था बुनियादी तौर पे ओवम का जो अब ग्लैंड्यूलर रोल या ग्लैंड्यूलर फंक्शन प्ले करेगा। यहां पे क्या करना शुरू करेगा? फौरी तौर पे एक नया हार्मोन पैदा करेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। जी स्टूडेंट्स, प्रोजेस्टेरॉन पैदा किया जाएगा फौरी तौर पे कॉर्पस ल्यूटियम से, और इसने क्या करना है? आके वो काम जो एस्ट्रोजन शुरू कर चुका हुआ था, यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, उसको मजीद सपोर्ट करेगा और यूटेराइन वॉल्स को प्रिपेयर करेगा, वेस्कुलराइज करेगा फॉर कंसेप्शन। कि अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फौरी तौर पे जैसे ही वो जाइगोट एम्ब्रियो की फॉर्म में ट्रेवल करता हुआ नीचे यूट्रस की जानिब आएगा तो यूट्रस शुड बी रेडी फॉर कंसेप्शन। ये प्रोजेस्टेरॉन ने तैयारी करवा देनी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर इन केस नो स्पर्म हैज बीन रिसीव्ड, कोई भी स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं आ रहा, तो क्या किया जाएगा? इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, Cl कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन की मिकदार आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाएगी, और इसकी वजह से चूंकि इसने सपोर्ट किया हुआ था एंडोमेट्रियल वॉल को, तो एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट होना शुरू होगी,
और उसके जो ग्लैंडुलर टिश्यूज थे, जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स थे, वो सारे के सारे डैमेज होना शुरू होंगे, ब्लड सप्लाई को मिनिमाइज कर दिया जाएगा और अल्टीमेटली वही जो स्पाइरल ब्लड वेसल्स डेवलप हुए थे वो ब्लड की सप्लाई रोक देंगे टू द एंडोमेट्रियल वॉल, और उसकी वजह से ये सारी यूटेराइन वॉल डेथ का शिकार होगी और अल्टीमेटली विद द आउटगोइंग रेड ब्लड सेल्स एज वेल एज द स्लफ्ड ऑफ यूटेराइन वॉल, ये सारा कुछ बॉडी से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे दिस इज द मेंस्ट्रुएशन और द मेंस्ट्रुअल पीरियड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये नाम दिए जाते हैं इसको। फिर ये वाली फेज यानी कि ब्लीडिंग फेज जो है, इट मे कंटिन्यू फ्रॉम 3 to 7 days। फिर अल्टीमेटली थोड़ी देर के बाद द फीमेल बॉडी इट विल एंटर द नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल। फिर वहीं से काम का आगाज कर दिया जाएगा। ओवरीज के अंदर पहले नंबर पे फॉलिक्यूलर फेज, फिर ल्यूटियल फेज, इसी तरह यूटरस के अंदर वो तमाम तब्दीलियां वकू पजीर होंगी एंड द होल न्यू रिप्रोडक्टिव साइकिल विल कंटिन्यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये चलता चला जाएगा, लेकिन जैसे मैंने आगाज में बताया था कि बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि फीमेल्स के अंदर आहिस्ता 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 ओव्यूलेशन के अमल में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ओवा की प्रोडक्शन जो है वो कम से कम होती चली जाती है एंड ऑन रीचिंग 45 to 50 एवरेज की हम बात कर रहे हैं। एक्सेप्शनल केसेस कैन बी देयर कि बाज़ औक़ात 30s में भी मीनोपॉज होता हुआ नजर आता है, यानी नो मोर ओव्यूलेशन, नो मोर मेंस्ट्रुएशन, और बाज़ औक़ात 50s के बाद भी कंसेप्शन होती हुई नजर आई है। तो एक्सेप्शनल केसेस आ देयर, लेकिन जब हम एवरेज की बात करते हैं तो 45 से 50 साल तक फीमेल्स की बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन के अमल को रोक दिया जाता है एंड दिस फेज इज नोन एज मेनोपॉज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एमसीक्यू स्टेटमेंट के हवाले से ये बात भी याद रखिएगा कि द फर्स्ट एवर मेंस्ट्रुएशन इन द फीमेल्स इज नोन एज मीनार्की। ऑलराइट, और इसी तरह जब एंड या कंप्लीट सीज डाउन होगा ओव्यूलेशन का, या मुकम्मल तौर पे इसको मना किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज मेनोपॉज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऐड की गई है, चूंकि सारे का सारा मैकेनिज्म स्ट्रक्चरल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है, इट इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, और वो सारे हार्मोन्स जो है कंट्रोल किए जा रहे हैं दिमाग से। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये कहेंगे कि अगर खुराक की जरूरियात ठीक तरीके से बॉडी की पूरी नहीं हो रही, मेल नरिशमेंट चल रही है, या उसके अलावा अगर एक कंटिन्यूअस स्ट्रेस या हाइपरटेंशन वाला फेज चल रहा है बॉडी के ऊपर, तो बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी और उसकी वजह से भी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो हैं दे कैन बी डिस्टर्ब। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस सेशन के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।